झूले हैदराबाद ने मुझे फूल दिए और मैं लद्दाख से आप लोगों के लिए लाया हूँ खाता। सबका धन्यवाद, सबका धन्यवाद। पहले थोड़ा शांति के लिए हम एक नारा देंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप लोगों ने दो चीजें कही जो मुझे अच्छा नहीं लगा, जो मुझे अच्छा नहीं लगा। पहला ये नो मुझे मीडिया और लोगों को दोनों को देखना है। मैं कैलकुलेट करके यहाँ खड़ा हूँ। तो दो चीजें जो मुझे खास पसंद नहीं आई, वो पहला था शिक्षा मंत्री कैसा हो, सोनम वांगचुक जैसा हो, बिल्कुल पसंद नहीं आया। दूसरा आप लोगों ने कहा सोनम वांगचुक संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है। मैं तो उल्टा बोलता हूँ, आप सब संघर्ष करें, मैं आप लोगों के साथ। आप लोग जो कह रहे हैं शिक्षा मंत्री की, ये मेरी ना मंशा है, ना लालसा है, ना ही मैं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों में से युवा देश को आगे ले जाए और मैं या मेरे जैसे लोग आपका मार्गदर्शन करें, आपको रास्ता दिखाएं, आपका साथ दें और आप संघर्ष करें, समझे आप? इसलिए भी नहीं तो गलत समझा जाएगा, कोई सोचेगा कि आप उस शिक्षा मंत्री को हटा के खुद को शिक्षा मंत्री बनाना चाहते हैं। ऐसा किसी का यहाँ ना मंशा है ना लालसा है। मेरे जो कॉकरोच भाई हैं यहाँ पर मेरे साथ विजेता भैया हैं और वहाँ जीतके जी, सौरभ जी, आशुतोष, सबसे मैंने बात की। उनका अपना किसी पार्टी बनाकर किसी राजनीतिक दल को ललकारना या हटाना ऐसा मंशा नहीं है। ये जागृति का आंदोलन है, सबको जगाना कि सब अपना हक ले सकें। आप समझें, ये कोई शिक्षा मंत्री बनने के लिए या कोई पार्टी खड़ा करने के लिए नहीं है। ये जो देश में गलत हो रहा है, खासकर युवा पीढ़ी के साथ, उसे सही करने का एक आंदोलन है, एक अवेकनिंग है, एक जागृति है। तो आप मेरे साथ हैं। अगर मैं कहूँ आप सब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है? हम लोगों को समझना होगा, ये बीजेपी जो है ये कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है जो किसी और को हटा के खुद आना चाहते हो। ये सब में जागृति लाना चाहते हैं और यहाँ जो भी इनके शुरू करने वाले हैं सबका दिल बहुत साफ है। इसीलिए मैंने समर्थन दिया है कि वो देश को जागृत करना चाहते हैं, युवाओं को अपने हक के लिए आगे बढ़ने का रास्ता दिखाना चाहते हैं, ना कि अपने लिए कोई जगह बनाना चाहते हैं। इनके सबके पास अपने लिए सब कुछ है, अच्छी खासी पढ़ाई कर रहे थे अमेरिका में या अलग अलग जगहों पे काम कर रहे हैं, मगर ये एक कुर्बानी है, एक सेक्रीफाइस है, एक बलिदान है कि जब हमारे भाई बहन इतने मुश्किल में हैं तो उनका साथ देना चाहिए। इसलिए ये शुरू किया गया है, ठीक है? धन्यवाद। ये समझने के लिए आप सबका धन्यवाद, आप सबकी जय हो। उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसा मैं हमेशा कहते रहा हूँ, लॉन्ग टर्म में, दूर के लिए, लंबे समय के लिए हमें शिक्षा को सही करना होगा। पीढ़ी पीढ़ी में अगर खुशहाली चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं तो शिक्षा की प्रणाली को सुधारना होगा। अभी शुरुआत शिक्षा में जिम्मेदारी की मांग करते हुए, परीक्षाओं में जिम्मेदारी की मांग करते हुए, चाहे वो मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, उन्हें जवाबदेह होना होगा जब कुछ गलत हो रहा है। तो ये मांग करते हुए शुरू हुई है, मगर आगे जाके इसके नींव में जो
कमियां हैं, जो सड़न है, उसे साफ करके शिक्षा को दूर के लिए सिर्फ परीक्षाओं तक सीमित न रख के इसके नींव, इसके फाउंडेशन को मजबूत बनाना होगा। वो आगे की हमारी मैप होगी, जिसमें आप सबसे भी हम कहेंगे आगे चलकर कि आप सब अपने विचार रखें कि कैसे सुधारा जाए। सिर्फ बिगड़े हुए, टूटे हुए को मरम्मत करें या एक नया, एक रोशनदार प्रणाली, सिस्टम लाया जाए, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। मगर आज सबसे बड़ी आफत जो अभी आन पड़ी है बच्चों पर, वो परीक्षाओं की है, जिसमें कैंसिल हो रहे हैं, जिसमें लीक हो रहे हैं, जिसमें सब कुछ खराब चल रहा है, उसमें जवाबदेही मांग रहे हैं और आगे का सिस्टम भी ठीक करें। दूसरा, मैं हमेशा कहता हूँ कि पर्यावरण को हमें ठीक करना होगा कि आगे की पीढ़ियां शिक्षा तो पा लेंगी मगर सांस भी ले पाएंगे कि नहीं, पानी पी पाएंगे कि नहीं। और ये बात मुझे हैदराबाद को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत बड़े बड़े अभियान चलाए हैं। मैं KBR के संरक्षण के बारे में आप लोगों से सुनता आया हूँ, सराहता आया हूँ, औरों को मिसाल देता आया हूँ कि किस तरह से लोग जब खड़े होते हैं तो वो बचाव कर सकते हैं अपने धरती का, अपने पानी का, अपने नदियों का, अपने पेड़ों का। तो आप एक मिसाल हैं, इसकी आप सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ, नमन करना चाहता हूँ। और जो आप कर रहे हैं उसमें लोगों को जिस तरह से आप जोड़ रहे हैं, जागृत कर रहे हैं, वो सबसे अच्छा तरीका है। सरकारें कोई भी हो, किसी राज्य में बीजेपी की सरकार होगी, कहीं कांग्रेस की होगी, वो ये सोचते हैं कि ये लोग खुश होंगे अगर हम कंक्रीट से भर दें शहरों को, अगर हम सारे जंगल काट के कंक्रीट भर दें तो ये खुश होंगे। वो ये सब करते क्यों हैं? करते इसलिए कि उनकी गलत धारणा है कि लोग खुश होंगे। मगर जब लोग जागरूक हों, उन्हें ये पता हो कि ये कंक्रीट के फ्लाईओवर, ये बिल्डिंग हमारे बच्चों की खुशी नहीं बनेंगी, वो हमारे बच्चों की सांस और हवा और पानी सुरक्षित नहीं करेंगी। और जब सब लोग ऐसा समझने लगे तो फिर उनके चाल चलन बदलेगी। तो आपका जो तरीका है, सभी लोगों ने मिलके, चाहे जिस पार्टी की सरकार हो, उसका विरोध करके अपने जंगलों को, अपने पेड़ों को, अपने नदियों को बचाया है, वो जरूरत है आज की। और फिर कह रहा हूँ, इसमें लोग जब मिलके आवाज उठाएं तो ये सफल होता है। ये आप लोगों ने दिखाया है, इसके लिए आप सभी का बधाई देता हूँ। तो पहला, शॉर्ट टर्म में शिक्षा और पर्यावरण हमारी सख्त जरूरत है। लॉन्ग टर्म में हमें इसके नींव ठीक करने होंगे। और उससे भी पहले इसका नींव ठीक करने के लिए भी हमें शॉर्ट टर्म में चाहिए फंक्शनल डेमोक्रेसी, ऐसी लोकतंत्र जो काम करती हो, जिसमें लोगों की आवाज सुनी जाती हो, जिसमें लोग भयभीत नहीं हो, डरे हुए नहीं हो। मुझे नहीं पता आपके यहाँ हैदराबाद में कैसा है, मगर जहाँ जिस राज्य में जाता हूँ, जिस राजधानी में जाता हूँ, जिस शहर में जाता हूँ, दिल्ली में जाता हूँ, सब जगह लोग डरे हुए मिलते हैं मुझे, सब डरे हुए मिलते हैं। यहाँ तक कि एक मेरे दोस्त प्रदर्शनों में, शांतिपूर्ण प्रदर्शनों में आ नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनको डर है कि उनके बच्चे के स्कूल एडमिशन को क्या ना कर दे अगर कोई उन्हें देख लेगा। तो ये बिल्कुल शेम और शर्म की बात है। अगर भारत जैसे लोकतंत्र में, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में रहकर राष्ट्र की राजधानी या राज्यों की राजधानी में लोग इतने डरे हुए हैं कि वो एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन में, जो कि हमारा संवैधानिक अधिकार है, उसमें भाग ले तो उन पर क्या बीते, उनके घर पर क्या बीते, उनके बच्चे के स्कूल एडमिशन पर क्या बीते। इतना डर हो तो फिर ये लोकतंत्र कैसे हुआ? फिर तो
चीन क्या बुरा है, नॉर्थ कोरिया क्या बुरा है, अगर ऐसे ही डर डर के जीना है तो। इसलिए हम भारत को बनाए भय मुक्त भारत। ये जरूरत है आज के डेमोक्रेसी को फंक्शनल होने के लिए कि सब लोग निडर हो, निर्भीक हो, अपनी आवाज उठा सकें, तब तो हम लोकतंत्र में हैं, वरना हम लोकतंत्र में नहीं है। शायद हमारे देश को या तो लोकतंत्र के हिसाब से लोगों को बोलने का हक देना चाहिए या ये घोषणा कर देनी चाहिए कि हम लोकतंत्र नहीं है, हम एक टोटलिटेरियन स्टेट हैं। या वो कहें, नहीं कहेंगे तो फिर लोगों को आजादी दीजिए, सोचने का अधिकार, बोलने का अधिकार। कुछ बोलने पर पुलिस स्टेशन से फोन आए, आपके तहकीकात हो, ऐसा एक लोकतंत्र में नहीं होता है। तो ये मुझे लगता है आज की सबसे जरूरत ये है कि हम लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को कारगर बनाएं, फंक्शनल डेमोक्रेसी बनाएं। और ऐसे ही घृणा मुक्त भारत, हेट फ्री इंडिया, आज हम घृणा मुक्त भारत, भय मुक्त भारत, जहाँ डर नहीं हो किसी का और जहाँ नफरत नहीं हो किसी से। ये नफरत के बीच में हम दुनिया में सबसे पीछे पड़ेंगे। एक दल दूसरे दल से शायद आगे जाए, एक राज्य दूसरे राज्य से आगे जाए, मगर दुनिया के बाजार में भारत सबसे पीछे रहेगा। यही वजह है कि सिंगापुर जैसे देश आज बहुत आगे है। तो इसलिए है क्योंकि उन्होंने आज से कोई 50 साल पहले घृणा को पीछे धकेला। वरना आपको पता है सिंगापुर जो आज दुनिया का सबसे नंबर 1 प्रति व्यक्ति आय में है, वो भारत के बराबर नहीं, उससे भी पिछड़ा हुआ देश था, जहां 60 के दशक में मजहबी दंगे होते थे, कम्युनल राइट्स होते थे मलयस और चाइनीज के बीच में। मगर उसके उन्होंने एक सबक सीखा और इस तरह से उसके बाद मैनेज किया कि आज किसी को याद भी नहीं है कि मैं मलय हूँ या मैं तमिल हिंदू हूँ या मलय मुसलमान हूँ या चाइनीज बुद्धिस्ट हूँ या क्रिश्चियन हूँ, किसी को खबर नहीं है। सबको ये खबर है कि हमारा देश सबसे महान है, विश्व गुरु बन गया है, वो सिंगापुर कहता है। और भारत चाहता है तो रास्ता घृणा मुक्त भारत है, भय मुक्त भारत है। ये मैं आज आप लोगों से कहना चाहूंगा। अगर ऐसा करेंगे तभी हम ये सारे मुद्दे हल कर पाएंगे। वो चाहे शिक्षा का हो, बिना डर के हम बोल सकें, गलत हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी मांग सकें, उसका इस्तीफा मांग सकें, त्याग पत्र मांग सके। कोई गलत नहीं मांग रहे हैं, कोई चांद सितारे नहीं मांग रहे हैं। कोई भी गलती हो तो कोई भी जवाब दे सरकार, संवेदनशील सरकार उसमें जवाबदेही लाना चाहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी चाहते होंगे कि मेरी सरकार संवेदनशील हो, मेरी सरकार जवाबदेह हो। तो जब इतने करोड़ों युवाओं पर असर हुआ और वो एक मांग कर रहे हैं तो उसे उन्हें पूरा कर देना चाहिए। ये मेरी आग्रह है उनसे, आग्रह है, ताकि ये और बड़ा और एक और आंदोलन, बड़ा प्रदर्शन न बन पाए। मैं अभी भी इसे एक आग्रह की तरह देखता हूँ, जो बाद में एक बड़ा प्रदर्शन बन सकता है। तो जवाबदेही लानी होगी शिक्षा में और हर मंत्रालय में। तो आज मैं आप लोगों से ज्यादा न कहते हुए यही कहने आया हूँ कि हमें दूर के भारत के लिए शिक्षा और पर्यावरण, शिक्षा तो हम समझ सकते हैं, पर्यावरण भी मैं कह रहा था आप लोग बहुत समझ सकते हैं। जब हम अपने पेड़ों को काट दें, हवा साफ जो मिलती है वो खत्म कर दे, पानी पीने का साफ ना हो हमारे बच्चों के लिए, उसे हम विकास नहीं कह पाएंगे, उसे हम विनाश ही कह पाएंगे, चाहे हम जितने भी शिक्षित हों। तो ये पर्यावरण और ये बच्चों
की शिक्षा अगर हम अच्छी बनाएं तो कल का भारत सच में एक उन्नत भारत होगा, एक विकसित भारत होगी, एक विश्व गुरु भारत होगी। नहीं तो ये भारत दुनिया में और पिछड़ता जाएगा, ये लॉन्ग टर्म दूरदर्शिता के नजरिए से। और भविष्य में एक कारगर फंक्शनल डेमोक्रेसी लाएं, जिसमें भारत भय मुक्त हो, जिसमें भारत घृणा मुक्त हो, हर एक को अपनी आजादी संविधान में जो है वो बिना किसी पूछताछ के दिया जाए। मैं आज आप लोगों के साथ इतना ही कहूंगा और लद्दाख के सभी लोगों की तरफ से आप सबका धन्यवाद कहूंगा कि आपने लद्दाख के आंदोलन को पर्यावरण और संस्कृति की रक्षा के लिए छठे शेड्यूल और राज्य के दर्जे के लिए आंदोलन चल रहा था, तो यहाँ हैदराबाद में, बेंगलोर में, हर शहर से हमें साथ मिला। वैसे ही हम अपना फर्ज समझते हैं कि आज हर एक शहर को हम अपना धन्यवाद अर्पण करें और उनका साथ दें। मैं फिर आप सभी को एक साथ मिलकर इस देश को, एक महान देश, मेरा भारत महान जिसे कहते हैं, वो ऐसे ही सपनों में नहीं बनेगा। हमें ही आगे आना होगा, हमें ही बोलना होगा, इसके लिए डर को पीछे छोड़ना होगा, इसके लिए घृणा को पीछे छोड़ना होगा और एक ऐसे नए भारत की उम्मीद के साथ आप सभी का फिर से धन्यवाद करूंगा कि आप लोग इतनी संख्या में इतने से थोड़े समय में आए ताकि हम कुछ थोड़ा बात कर सकें और आने वाले समय में जरूरत पड़े तो एक बहुत बड़ा आंदोलन करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत